सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज के हिंदू के जो टॉपिक्स हैं, लेट्स डिस्कस देम। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द वेस्ट एशिया। ये जो रीजन है, इसके कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना जो एक रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें एक बढ़िया प्रश्न आपके लिए बन सकता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। उससे पहले लेट्स सी आज का जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। द यूनियन गवर्नमेंट हैड recently formally outlined the Digital India Act 2023, which is a broad overhaul of the decades-old Information Technology Act 2000. The challenges that old law have not been able to address in a massively evolved digital world includes online criminalities, cyber securities, fake news. तो करेक्ट बताना है आपको, वन ओनली, वन टू, 1 and 3, 1 2 3, 2 and 3। तो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज सुबह 7 बजे आती है, इसी चैनल पर अपलोडेड है। तो उसमें पूरे 8 टॉपिक्स ऐसे कवर्ड होते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो इनको आप लोग को अच्छे तरीके से करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखो, यही है यूपीएससी से रिलेटेड या रिलेवेंट जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। तो आपको इस लेवल तक रीच करना है। ऐसा वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स जो हम लोग थोड़ा सा जिसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, यूपीएससी के लिए इतना रेलिवेंट आपका नहीं है। तो आज के टॉपिक्स देखो, एक तो सोशल मीडिया का रेगुलेशन, फिर चाइना वाला एग्रीमेंट, फिर ईएसजी रेगुलेशन, ये टॉपिक है। साथ में री इमेजिनिंग द अर्बन रूरल डाइकोटोमी, बहुत अच्छा टॉपिक है। अर्बनाइजेशन और मेसी अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है। राइट टू हेल्थ की बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का बिल है, ऑल्दो पास नहीं है, लेकिन ये बिल है। तो स्टेट लेवल में ऐसे कोई बिल आते हैं अच्छे, जो बिल होते हैं, उसका पॉलिटिकल डिबेट तो देखो अलग होता है, लेकिन जो अच्छे बिल है तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। जैसे है ना, राइट टू हेल्थ की बात होती है तो एक टॉपिक न्यूज़ में आ जाता है राइट टू हेल्थ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिक लेवल पे क्या है वो भी आपका हाईलाइटेड है। सो दीज आर द टॉपिक। सोशल मीडिया रेगुलेशन, एग्रीमेंट ईरान सऊदी अरेबिया, आईआर का टॉपिक है, ये अर्बनाइजेशन टॉपिक है। इसी पर आज का मेंस का प्रश्न है। ईएसजी रेगुलेशन, सीएसआर का अल्टरनेटिव है, तो ये इकोनॉमी का टॉपिक आपका बन जाता है। हेल्थ का टॉपिक है ये आपका, राइट टू हेल्थ बिल। और फिर मेंस का प्रश्न है। आज का मेंस का प्रश्न भी आप लोग देख लो। उससे पहले कल जो संडे का सेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था एंड इट वाज रिलेटेड विद द साइंस के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। तो इसको आप लोग को गो थ्रू हो जाना। संडे का सेशन भी ऑलरेडी अपलोडेड है। सो मेंस का प्रश्न देख लो आज का। रूरल अर्बन कंटिन्यूम इज द वे फॉरवर्ड फॉर मेसी अर्बनाइजेशन। रूरल अर्बन कंटिन्यूम जो है, जो अव्यवस्थित शहरीकरण है, उसके लिए मतलब वे फॉरवर्ड है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़रूरी है। तो 10 मार्क्स में आपको लिखना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से, कई पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। सो जीएस पेपर 1 के अंदर देखो तो अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, उस पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। जीएस पेपर 3 का सोशल मीडिया पर ये टॉपिक है। दिस इज रिलेटेड विद सोशल मीडिया। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कंटिन्यूस बेसिस पे आपका हो रहा है। आप कह सकते हो मिलियंस ऑफ यूजर्स अब भारत के अंदर है। अब देखो, इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया का पॉजिटिव क्या है कि हम ये कहते हैं कि ठीक है, एक हमारे पास राइट है जो फंडामेंटल राइट है, एंड दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया एक राइट प्रोवाइड करता है कि ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कर पाते हो, आप चीज़ें बोल सकते हो, सरकार तक रीच कर सकते हो, सरकार को अकाउंटेबल कर सकते हो, ये पॉजिटिव चीज़ है। अब इसके कुछ नेगेटिव भी है, बहुत सारे एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोपागेंडा स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इवन कम्युनल वायलेंस को स्प्रेड करने के लिए कोई फेक वीडियो और इस टाइप से क्रिएट करके किया जा सकता है। फिर उसके बाद वुमेन डिग्निटी की बात करें तो उसको ख़राब करना या डाइल्यूट करना, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, मतलब वुमेन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें हैं तो चाइल्ड के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई प्रकार से कंटेंट इस प्रकार से होंगे जो कि देश के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ होंगे। तो चाहे वो सामाजिक लेवल पे वुमेन है, चाइल्ड है, और भी कोई कम्युनिटी है, या पॉलिटिकल लेवल पे देखो तो डिफरेंट आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। फेक न्यूज़ है, डीप फेक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मान लो कुछ पॉजिटिव है, तो कोई भी जगह अगर एक रोड भी है, अब उस रोड में अगर आप चलते हो, खुला छोड़ दो, रेड लाइट ना हो, लॉ ना हो, तो फिर उसका भी इस्तेमाल लोग सही से नहीं करेंगे। आपको रूल्स रेगुलेशंस चाहिए कि चीज़ें मैनेज हो सकें। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के लिए भी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको रेगुलेशन चाहिए, अदरवाइज उसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा, या जो आपका
हम अचीव करना चाहते हैं वो इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। सो किस तरीके से रेगुलेट किया जाए? देखो रेगुलेट कैसे किया जाए? अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सोशल मीडिया के पास जा रहा है। सोशल मीडिया कहती है यार इतना डेटा हम कहाँ से आप रेगुलेट करेंगे? आप कहोगे ये कंटेंट हटा दो, वो कंटेंट हटा दो, हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, एक जो डिबेट चलती है, क्या सोशल मीडिया को इंटरमीडिएटरी कंसिडर करना चाहिए, पब्लिशर कंसिडर करना चाहिए? दो टर्म है याद रखना। एक पब्लिशर, जैसे मान लो कोई किताब है उसमें कोई चीज़ पब्लिश होता है तो जो पब्लिश करता है उसको लाइबल किया जा सकता है। मान लो कुछ इस प्रकार का कंटेंट हो, तो उसके लिए उसको लायबल किया जा सकता है, भाई तुम्हारी किताब में ये सब छपा है तो सही नहीं है, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सोशल मीडिया क्या कहते हैं, देखो भाई हम जो है पब्लिशर नहीं है, हम इंटरमीडिएटरी है जो कि एक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक को दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि बीच में कौन सा कंटेंट आता है। जैसे मान लो डाकिया है, अब एक किसी ने एक लेटर भेजा, डाकिया लेके दूसरे को दे दिया, वो कहेगा कह दो कि यार तुम जो है उस लेटर को उधर पहुंचा रहे हो, उसमें सही चीज़ नहीं थी, तो डाकिया पर आप केस कर दो। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो ये क्या, सोशल मीडिया इसी बात पर चर्चा कर, इसी बात पर फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार पब्लिशर के रूप में वो कंसिडर हो गया तो उसको लाइबल जो है वो माना जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि देखो अभी जो आईटी रूल्स हैं उसमें, आईटी रूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर एक प्रकार से जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है, तो किस तरीके से सोशल मीडिया को लाइबल किया जाए उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब कई बार टूल टेक्निक्स आज के समय में है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, हो सकते हैं जिसके माध्यम से उस तरीके कंटेंट को हटाया जा सकता है जो कि सही नहीं है, जो कि सरकार के सोवेनिटी के या देश के सोवेनिटी के खिलाफ हो, लोगों के खिलाफ हो, वुमेन के खिलाफ हो, चाइल्ड के खिलाफ हो, इस टाइप का कई कंटेंट आते हैं। ये आप लोग भी अवेयर है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ ये देखना है कि क्या ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं क्या, या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि रोल मिल जाता है क्या? कि जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में अगर मान लो फ्रीडम नहीं होगी तो देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि क्या कंटेंट आएगा क्या कंटेंट नहीं आएगा वो गवर्नमेंट रेगुलेट कर देगा। तो यहाँ पे जो संवैधानिक आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है दैट विल ऑल्सो बी डाइल्यूटेड। तो इस चीज़ का भी बैलेंस बनाने का जरूरत आपका आपका बन जाता है। सो इवन जैसे मान लो अक्टूबर 22 के अंदर चेंजेस किए गए, जिसमें जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट का कमिटी है वो देखेगी कि मान लो कोई इंडिविजुअल यूज़र है वो अपील करता है, डिसीजन है, जैसे कोई किसी प्रकार का कंटेंट है, अब उसके खिलाफ कहा गया ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी सोशल मीडिया की कि आप ये कंटेंट हटाओ, वो नहीं हटा रहे हैं, जो भी डिसीजन दिया गया वो सही नहीं, तो एक कमेटी होगी, उस कमेटी पे लेके लाया जाएगा, वो कमेटी भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड। अब ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट उसको कोई भी चीज़ अगर उसके खिलाफ हो तो क्या उसको वो फेक फॉल्स के रूप में डिक्लेयर कर दे और कह दे ये सही नहीं है। तो इज इट पॉसिबिलिटी? तो यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है, बट यहाँ पे ये देखना है कि वो कमेटी में गवर्नमेंट के अलावा भी और सारे लोग, कई लोग हों, तो दैट विल बी फार बेटर थिंग। दूसरा, कोई भी न्यूज़ अगर फेक या फॉल्स डिक्लेयर की जाती है गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा या प्रेस इंफॉर्मेशन के ब्यूरो के द्वारा, तो उसी को आप कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ के रूप में कंसिडर किया जाएगा और फिर उसको हटाने की जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट का ज़्यादा सही बन जाता है। फिर कैसे हेट स्पीच को रेगुलेट करें, कई प्रकार की, जैसे हेट स्पीच है उसको किस तरीके से, डिस इन्फॉर्मेशन को कैसे रेगुलेट करें, तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हेट स्पीच है और आपका डिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, डीप फेक, ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम्स अगर फेस की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट समाज में, पॉलिटिकल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे भी निगेटिव आपका जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जैसे रूल भी कहता है कि आपको जो सोशल मीडिया है उसको कंप्लायंस रिपोर्ट, जो कंप्लायंस रिपोर्ट है कि अच्छा आपने क्या क्या किया, आप ये कंटेंट आया फेक था, फॉल्स डिस इन्फॉर्मेशन था, तो आपको एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी आईटी मिनिस्ट्री को जमा करना पड़ेगा कि आप क्या 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 कर रहे हो, क्या सारी चीज़, ये चीज़ आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज के समय में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इन चीज़ों को भी बैलेंस आपको करना है कि इन चीज़ों पे के लिए सोशल मीडिया जो है इस्तेमाल ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी देखना है कि जो कोर प्रिंसिपल है उससे भी डायल्यूट ना हो कि लोग अपने आप को अच्छे तरीके से उसमें प्रेजेंट कर सकें, जो भी है सरकार को भी अकाउंटेबल कर सकते हैं, सरकार भी लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से इजीली रीच कर सकती है। अगर किसी चीज़ के प्रति अवेयरनेस जनरेट करना, सरकार को खुद अपनी कितनी सारी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक इजीली पहुंचा जा सकता है। तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, जो पब्लिक और गवर्नमेंट का जो हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया एक अच्छा ब्रिज का काम कर सकती है। लेकिन ये ब्रिज ऐसा ना हो कि लोग जा रहे हैं और लोग
जिस भी तरीके से जा रहे हैं तो वो सही तरीके से सरकार तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर ये जो ब्रिज है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फेक चीज़ों पर बेस्ड हो, तो ऐसा ना हो, ये भी थोड़ा सा इंश्योर करना है। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट आपका हाईलाइट किया जाता है, दैट इज रिलेटेड विद द कि कोई चीज़ मान लो सरकार के प्रति क्रिटिकल होती है या डिसेंट शो होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई चीज़ सरकार के खिलाफ हो या क्रिटिकल हो तो दैट हैज़ टू बी दैट इज रिमूव्ड, ये चीज़ें इंश्योर करना चाहिए। तो ये भी एक बैलेंस बनाना है। दूसरा देखो, इवन यूएसए इज ऑल्सो थिंकिंग, एक सेक्शन 230 है यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये आपका प्रोवाइड करता है कि किसी भी प्रकार का कंटेंट अगर सोशल मीडिया में जनरेट होता है तो उसके लिए सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इस सेक्शन को भी रिमूव करने की बात चल रही है। इस पे इंटरनेट का जो यूज़ है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर ये क्लॉज हट गया तो इसमें जो भी चीज़ पब्लिश सोशल मीडिया के अंदर होगी उसके लिए वो प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार होगा। अगर एक बार ऐसा हो गया तो सोशल मीडिया फिर पूरे तरीके से अपने आप को बदलेगा। अदरवाइज क्या है, किसी भी प्रकार का फेक कंटेंट और इस टाइप का आएगा सो उसके लिए फिर लायबल मात्र सोशल मीडिया ही होगा। तो ये एक डेवलपमेंट इवन यूएस के अंदर भी देखने को आपका मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विद द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा जो एक डेवलपमेंट आपका हो रहा है, सो आईआर का एक अच्छा टॉपिक आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिस इज़ वेस्ट एशिया, ये पूरा अगर आप देखो दिस इज़ वेस्ट एशिया जिसमें सऊदी अरेबिया एंड ऑल सारा आते हैं, और इधर आपका चाइना है। तो यहाँ पे वेस्ट एशिया और चाइना की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये सऊदी अरेबिया है ना, और आपका ईरान है ये, तो इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो ईरान है, तो ईरान बेसिकली इसमें क्या है, ईरान शिया डोमिनेटेड है, और ये है आपका सऊदी अरेबिया है ये सुन्नी डोमिनेटेड है। पूरा वेस्ट एशिया इसी तरीके से डिवाइडेड है। जैसे मान लो इधर सीरिया में सरकार शिया डोमिनेटेड है तो ईरान उसको सपोर्ट करता है, रिबेल सुन्नी डोमिनेटेड है तो उसको सऊदी अरेबिया करता है। तो पूरा वेस्ट एशिया में शिया सुन्नी की ही लड़ाई है। इट मीन्स जो सुन्नी है वो सऊदी अरेबिया के साथ है, जो शिया है वो आपका ईरान के साथ है। यमन में भी सेम सी कंडीशन है हर जगह पे। तो देखो ये जो आप कह सकते हो, देखो पॉइंट क्या है कि आपका ये इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ कर गया, यूएस विड्रॉ किया, यूएस ने विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद इस समय यूएस का फोकस किधर है, यूक्रेन में है। ठीक है, यूएस का फोकस थोड़ा ऊपर, तो यूक्रेन पे पूरी तरीके से फोकस है। और दूसरा नीचे जो है वो है इंडो पैसिफिक का इलाका, वहाँ पे फोकस है। वहाँ चाइना को टैकल करना है, यूक्रेन में रशिया को टैकल करना है। इस वजह से यूएस का जो ध्यान है आपका इस रीजन के अंदर, मतलब वेस्ट एशिया के अंदर जो ध्यान है यूएस का वो आपका कम कम हो गया कंपेरेटिवली। तो जो भी रिसोर्सेस है वो कम करता जा रहा है। वेस्ट एशिया को लग रहा है यार ये पहले हमारे साथ था, जो मदद चाहिए थी वो करता था, अब जो है ये पूरे तरीके से फोकस इधर यूक्रेन, इधर इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक से चाइना को कंट्रोल करना है, यूक्रेन के माध्यम से रशिया को कंट्रोल करना, तो इनका फोकस ही पूरा हट गया हमसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स इनके पास ऑयल गैस था थोड़ा बहुत, वो यूएस के पास भी है। धीरे धीरे फ्यूचर के अंदर ऑयल गैस का इतना जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो इन देशों की यूएस कह रहा है उसको जरूरत नहीं है। तो ये एक स्थिति बन रही है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये जो देश हैं सऊदी अरेबिया और ये, इनको भी चिंता हो रही है यार कि ऑयल गैस और ये सारी स्थिति है, या इसी से पैसा कमाते थे। पहले ज़रूरत होती थी, जब पैसा चाहिए आ जाता था, वेल्थ चाहिए तो कुआं खोदे पैसा आ गया। लेकिन अब तो जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। कैसे, मतलब मान लो अगर मान लो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो फिर इनको दिक्कत होगी। तो कैसे किया जाए? तो अगर इनके बीच में युद्ध होगा, सिविल वॉर होगा, सामाजिक अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तो ये एक ऐसी स्थिति बनेगी, ये एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें यू कैन से कि जो देश हैं, ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे देश इन एरियाज़ में फिर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो इन एरिया का प्रोग्रेस कैसे होगा? तो सऊदी अरेबिया और ईरान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, यूएई भी समझ रहे हैं, इसलिए यूएई जो है आपका इजराइल के क्लोज जा रहा है। तो वो लोग सब ये बात समझ रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हमारे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, क्योंकि ऑयल और ये सब वाली सिचुएशन खत्म हो रही है। तो हमें इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से और अट्रैक्ट किया जा सके, सिर्फ ऑयल के वेल्थ पर हम नहीं जी सकते हैं, हमें अल्टरनेटिव चाहिए अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। ईरान की यूएसए से नहीं बन रही है, सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच भी काफ़ी टेंशन हो गई। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ईरान और सऊदी अरेबिया को साथ लेकर आ रहे हैं, और इस बीच में चाइना ने एंट्री मार दी। चाइना के पास बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, चाइना कहा चलो कोई बात नहीं, आप साथ रहो, हम इन्वेस्ट करते हैं। और इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश भी चाइना करने का प्रयास कर रहा है। मान लो इस पूरे रीजन में चाइना का प्रेजेंस हो गया, अगर सिया सुन्नी के बीच में जो सिया है
और जो सुन्नी है, शिया सुन्नी के बीच की अगर बात किया जाए, तो शिया और सुन्नी के बीच की जो लड़ाई है, अगर हम उसको किसी प्रकार की, जैसे ईरान सऊदी अरेबिया की लड़ाई, उसको दूर किया जाए, चाइना यहाँ एंट्री कर दे, चाइना इन्वेस्टमेंट भी कर देगा, और यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बेसिस में होता रहेगा, और एक कंटिन्यूटी इस रीजन के अंदर बनेगी। इस रीजन से लेके इस रीजन तक चाइना बढ़िया तरीके से अपना मेंटेनेंस किए, और सेंट्रल एशिया तक भी उसका रीच है, इधर इधर ये रीच है, तो बढ़िया तरीके से। तो इधर यूएस का जो प्रेजेंस है वो पूरे तरीके से वो रिड्यूस कर सकता है, इधर से पूरा अफ्रीका तक भी रीच कर सकता है। टर्की के साथ भी रशिया अपना रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आप कह सकते हो कि एक रोल प्ले कर रहे हैं। और एक बार जो है ईरान और सऊदी अरेबिया साथ आ गए, तो किसी भी प्रकार का जो टेंशन है आपस में, जैसे यमन है, यमन अटैक करता रहता सऊदी अरेबिया में, तो यमन में जो अभी रिबेल्स है हाउतीज, उनको ईरान सपोर्ट करता है, तो फिर वो ईरान कह देगा भैया आप मत करना, क्योंकि हमारी दोस्ती हो गई सऊदी अरेबिया के साथ, तो फिर वो आपका अटैक रुक जाएगा। ऐसे ही सऊदी अरेबिया कहीं इन्वॉल्व होगा तो वो भी अटैक रोक देगा, कि इस रीजन में पीस स्टेबिलिटी आए, तभी कहीं जाके पूरे तरीके से ये कनेक्टिविटी चाइना से लेके पूरा डेवलप होगा, और यूएस पूरे तरीके से आइसोलेट होगा। ऐसा चाइना का ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि अभी इस समय यूएस का ना ईरान के साथ बन रहा है, ना आपका सऊदी अरेबिया। तो एक एग्रीमेंट रीच हुआ है चाइना के अंदर, जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान में रखना है, यही पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे ना, तो उसमें लिंक दिया पीडीएफ डाउनलोड करने का। मैंने माइंड मैप्स भी आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है, पूरे 1 मार्च से लेके पूरा माइंड मैप्स भी शेयर कर दिए हैं। फरवरी के माइंड मैप्स भी कंपाइलेशन मैंने पूरे शेयर कर दिए, तो उसका देखो बेनिफिट उठाओ, है ना। उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट ले लो, अपना बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो। माइंड मैप्स प्रॉपर बहुत बढ़िया माइंड मैप्स है, तो उनको आप लोग गो थ्रू हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अपना अटेंडेंस आप लोग जरूर से दो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंडेंस आपको देना चाहिए, जब आप सेशन का देखते हो जरूर से मेंशन करो कहाँ से देखते हो, और सेशन को शेयर करो। आई नो कि बहुत सारे आप में से लोग हैं जो अभी प्रीलिम्स पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा पार्टिसिपेशन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो नए स्टूडेंट्स तक रीच करें, जिससे ये सेशन बना रहे, और आप जो है प्रीलिम्स के बाद फिर तुरंत रीज्वाइन कर सके, ठीक है। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी एक बनती है, एक तो सेशन को लाइक बटन प्रेस करें, यूआईएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और साथ में जरूर से जो है सेशन को शेयर करें। एक बहुत अच्छा टॉपिक ये आ जाता है आपका रूरल अर्बन रूरल डाइकोटोमी, बहुत बढ़िया एक आर्गुमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान समझना, और आर्गुमेंट आप ध्यान समझना, ठीक है। तो इसका जीएस पेपर 1 के अंदर अर्बनाइजेशन के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अर्बन एरिया है, ये अर्बन एरिया है, ये आपका रूरल एरिया है, ठीक है। अभी इनका रूरल एरिया विदेशी रूरल एरिया है, तो थोड़ा बेटर, हमारा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो हम और भी थोड़ा सा, ये अब देखो फोटो बनी है कोई, तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारा रूरल एरिया अगर देखोगे तो इतना स्थिति अच्छी नहीं है। तो पॉइंट क्या हमें समझना है कि अगर आज आप शहर पे जाओ, और कई लेवल पे अगर आप जाओ, मान लो दूसरे रीजन्स, रूरल रीजन्स और इन सब चीज़ों की बात करो, तो यहाँ पे क्या है, लोग माइग्रेट सिटी की तरफ क्यों करते हैं, मतलब सिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लैंड होल्डिंग है, इनफॉर्मेलिटी है, लाइवलीवुड लिविंग कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, अर्बन हीट आइलैंड, फ्लडिंग, ये सब प्रॉब्लम सिटी में भी फेस हो रही है। इधर देखा जाए तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सूखे की स्थिति है, कई बार बारिश बहुत आपकी होती है, लैंड होल्डिंग इतना इतना मतलब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही है, और सामाजिक डिवीज़न है, कास्ट सिस्टम एंड ऑल, वो भी डिवीज़न रहता है। यहाँ पे देखा जाए दोनों के बीच में जो रीजन है, ठीक है, रूरल अर्बन के बीच में रीजन है, यहाँ भी लाइवलीवुड लिविंग कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इश्यूज आपके बनते हैं। तो हर जगह पे, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे रूरल अर्बन हो, किसी भी रीजन की बात करो, तो वहाँ पे क्या है कि रूरल हो अर्बन हो, कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूटी, चाहे आपका रूरल हो या अर्बन हो, यहाँ भी कई प्रकार के चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। अब देखो सिटी के अंदर क्या है, अगर मान लो कि अगर सपोज कि पूरे तरीके से जो जैसे माइग्रेशन है, माइग्रेशन आपका रूरल एरिया से आपका अर्बन एरिया की तरफ कंटिन्यूस बेसिस पे मान लो माइग्रेशन आपका होता जा रहा है रूरल एरिया से, तो अर्बन एरिया में कंटिन्यूस बर्डन बढ़ता चला जाएगा, रिसोर्स का, लैंड का, हेल्थ का, एजुकेशन का, हर चीज़ का नहीं होगा, तो क्राइम भी बढ़ेगा, हर चीज़ का प्रॉब्लम होगा। रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी आप कह सकते हो कि अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। तो एक क्या है कि एक रीजन हो जिसमें रूरल कंपोनेंट भी हो, अर्बन कंपोनेंट भी हो, जो कि पूरे तरीके से अर्बनाइज्ड भी ना हो, ना पूरे तरीके से रूरलाइज्ड भी ना हो, दोनों तरीके से हो। तो यहाँ पे एक टर्म आता है रूरल अर्बन कंटिन्यूम, ठीक है, यहाँ पे आता है, जहाँ पे क्या है कि आप फोकस कर रहे हो हर चीज़, क्या फोकस कर रहे हो कि जैसे
कुछ आपका रूरल कंपोनेंट भी है, आपका कुछ अर्बन कंपोनेंट भी है। जैसे कई जगह पे आप शहर के बाहर जिसे कहते हैं ना यार आउटर सिटी है, ये आउटर सिटी है, देखोगे खेत भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें भी आ रही हैं, है ना। और सिटी के अंदर जाओगे तो भीड़ भड़क का यही सारी चीज़ें, रोड और ये सब भी बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोकस क्या किया गया कि आज के समय में देखो रेल के माध्यम से रिंग रोड्स आज के समय में बन रही हैं, स्कूल्स हेल्थ केयर भी देखो तो बाहर एरिया में आपके बन रहे हैं, ठीक है, पावर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क हर चीज़ आपका बन रहा है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी रूरल से भी बढ़िया है, अर्बन से भी कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो इसलिए फोकस क्या करना चाहिए किधर, टुवर्ड्स रूरल अर्बन कंटिन्यूम, ठीक है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक बार इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी आपकी, हर चीज़ ये सारी सुविधा प्रेजेंट है, तो जरूरी नहीं कि आप पूरे तरीके से माइग्रेट करके अर्बनाइज्ड हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे इस बात पर फोकस आपका किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे एरिया डेवलप करना, रूरल अर्बन कंटिन्यूम की बात करें जहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज का इंटरेक्शन आपका हो, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, वो पूरे तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट और उसकी कनेक्टिविटी भी बनी रहे। अभी बहुत सारे फैक्टर, मान लो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो अर्बन एरिया हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉट है, इनकम है, सूखा पड़ गया, पैसा नहीं है, तो लोग फिर अर्बन एरियाज आपके जानते हैं। फिर हाई कॉस्ट लिविंग जॉब है, ये सब है, तो अर्बन से रूरल की तरफ लोग जाना चाहते हैं। एजुकेशन सस्ता हो या सपोर्ट हो, सामाजिक सपोर्ट हो, तब भी रूरल की तरफ। तो सबके पॉजिटिव निगेटिव है, तो अच्छी चीज़ अर्बन की आ जाए, अच्छी चीज़ रूरल की आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों का जो इंटरेक्शन है, इसी को हम रूरल अर्बन अर्बन कंटिन्यूम शब्द इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है, और इस पर बिल्कुल आपका जीएस पेपर 1 के अंदर जो है प्रश्न अर्बनाइजेशन के अंदर फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे क्या है, जरूरी क्या है कि जो भी पब्लिक पॉलिसी हो उस पर हम फोकस करें, रूरल अर्बन लिंकेज पे हम फोकस करें। जो भी डिफरेंसेस हैं, जैसे मान लो केरला के अंदर देखा जाए तो रूरल अर्बन कंटिन्यूम का एग्जांपल दिया जाता है, तो वो डिफरेंसेस को दूर कैसे किया जाए। आज के समय में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनर्जी, पब्लिक से प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा है, तो कनेक्टिविटी भी बढ़िया तरीके से आपकी आपकी हो रही है। ऑल दो कई बदलाव भी आपकी जैसे देखने को मिल रहे हैं। इवन जैसे पॉल्यूशन का लेवल, वेस्ट डंपिंग की जाती है, डिजास्टर रिस्क भी आपका रहता है, वनरेबिलिटी बढ़ जाती है। इवन वाटर की अवेलेबिलिटी, फूड फ्यूल की अवेलेबिलिटी, फॉडर की अवेलेबिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो जो इकोसिस्टम पर हमारी निर्भरता बनती है। क्योंकि रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज का जो एक्सटेंशन हो रहा है रूरल की तरफ, तो ये सब चैलेंजेस भी हैं। वहाँ पे भी जंगल काटे जा रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो पानी की, खाने की, पूरा इकोसिस्टम आपका डैमेज हो रहा है। तो इस चीज़ को भी बैलेंस करना कि ऐसा ना हो कि हम मूवमेंट के चक्कर में पूरा जो है इकोसिस्टम को डैमेज कर दे। तो ये पॉलिसी में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक आता है, दिस इज ईएसजी, ठीक है, ईएसजी के ऊपर है। तो ये जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी के अंदर एक टॉपिक बढ़िया बनता है। अब इसमें देखो एक पॉइंट आपको क्या समझना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द ईएसजी, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपके मन के अंदर बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। वो क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हमारे देश में 2013 का जो कंपनी एक्ट है, उसमें एक जिम्मेदारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ है कि मान लो एक सर्टेन लेवल ऑफ किसी कंपनी का टर्नओवर है, कमाई हो रही है, अगर एक लेवल ऑफ टर्नओवर है तो वो क्या है, प्रॉफिट या टर्नओवर है, तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, मतलब कुछ एरिया डिफाइंड है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ईएसजी जो है उसके बियॉन्ड का है, ईएसजी इज बियॉन्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे ईएसजी का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। आगे एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो आज के समय में कोई कंपनी पर इन्वेस्ट भी करना चाहता है, तो ये देख रहा है कि उस कंपनी का ईएसजी प्रोफाइल किस प्रकार से है, इन द सेंस कि ये एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एस्पेक्ट में किस तरीके से काम कि मतलब कंपनी पर्यावरण के लिए क्या कर रही है, समाज के लिए क्या कर रही है, गवर्नेंस एस्पेक्ट है उसमें क्या आपका कर रही है। इंडिया में ये बहुत ही अभी आप कह सकते हो कि छोटी स्टेज में है। सीएसआर पे तो हमारे देखो 2013 का लॉ भी है, अमेंडमेंट भी 2021 के अंदर भी किया गया, तो उसमें लिस्ट है कि अच्छा कोई इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो 2% जो है उसको आपको एजुकेशन हेल्थ इन एरियाज़ में खर्चा करना पड़ता है, फिर उसको रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इवन ईएसआर की अगर बात करो तो देखो अभी इंडिया में तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन जैसे आप मान लो यूके का मॉडर्न स्लेवरी एक्ट है, अब इसमें क्या कह दिया गया कि आपको ये भी हाईलाइट करना है कि कोई भी कंपनी जिसकी
यूरो 36 मिलियन पाउंड से ज़्यादा है, मतलब इतने पाउंड से ज़्यादा है, तो उसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, जो बॉन्डेज है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब चीज़ें के लिए आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनली आप क्या किस तरीके से कर रहे हो, सप्लाई चेन कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारा रिपोर्ट उनको सबमिट करना पड़ता है। तो इसमें क्या सोशल एस्पेक्ट, गवर्नेंस एस्पेक्ट सब कुछ आ गया, और कई लेवल पे एनवायरमेंट एस्पेक्ट भी आ गया। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ईएसजी रेगुलेशन। भारत में जैसे आपको कह दिया गया ठीक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कंपनी को ये चीज़ें हैं। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखो तो लॉ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, लेबर कोड्स हैं, ऐसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आपको लेबर कोड के अंदर कि लेबर कोड के अंदर कि उनके राइट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको क्या सोशल सिक्योरिटी आपको देना है, सब कुछ आपको हाईलाइट करना है। एनवायरमेंटल लॉ में है कि आपको एनवायरमेंट किस तरीके से देखना है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को आप डैमेज नहीं कर सकते, बट सब सेपरेट सेपरेट लॉ हैं। अगर आप एक ईएसजी रेगुलेशन हो गए तो कंपनी को पता है कि ये ईएसजी रेगुलेशन है और मुझे इस चीज़ को फॉलो ही करना है, क्योंकि इन सब का सेपरेट सेपरेट है सब कुछ, और सेपरेट होने की वजह से क्या है, उसका अपना ही एक मैकेनिज्म है। अब अपना ही मैकेनिज्म है तो उसमें अपना तरीके का चैलेंज है, पेनल्टी है, अलग अलग तरीके से कंप्लायंस मैकेनिज्म है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप एक ईएसजी रेगुलेशन लेकर आ जाते हो तो इट विल बी वेरी इजी। जैसे सीएसआर इंप्लीमेंट होता है उसकी जगह ईएसजी नॉर्म्स जो हैं वो आपके इंप्लीमेंट हो सकते हैं, और फिर ओवरऑल आप कह सकते हो कि प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि देखो अगर हम अपने देश के अंदर कंपनीज को ईएसजी नॉर्म्स पर थोड़ा ट्रेन कर देंगे, तो यही कंपनीज जब मान लो यूके में जाएंगी या यूरोप में काम करेंगे, दे हैव टू फॉलो, उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है ईएसजी नॉर्म्स को। तो अगर वो फॉलो करेंगे, इंडिया में भी ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, बाहर भी जाके कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में इंडियन कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। एक है तो हम भी रेवेन्यू में जो है सरकार भी अर्निंग कर लेगी, लेकिन बेनिफिट जो है हम एक प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो देश हैं वहाँ पे जो ये नॉर्म्स आपके आते हैं तो उन पर भी हम एक प्रकार से हम उस पूरे सिस्टम का भी हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इवन जैसे जिस तरीके से जैसे मान लो चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज दूर जा रहे हैं, अब उस इस जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो उसमें इंडियन कंपनीज की एंट्री होना, अब इंडियन कंपनीज अगर एंट्री भी हो रही है तो आपको बढ़िया तरीके से ये जो ईएसजी रेगुलेशन है इनको ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है सब ये इन बातों पर ध्यान भी आपका देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज राजस्थान राइट्स टू हेल्थ बिल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक टॉपिक आपका बनता है। व्हाट इज राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जीएस पेपर 3 हेल्थ के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल की अगर बात करें तो जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हेल्थ की अगर बात किया जाए तो। इस पे देखो जैसे अभी स्पेसिफिकली राजस्थान के कंटेक्स्ट में दे विल नॉट आस्क, बट ठीक है इसमें जो आर्गूमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। सो ये बिल जो है ये प्रोवाइड क्या करता है, राइट टू पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, मतलब जैसे आपके मनरेगा की स्कीम थी या राइट टू इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे हेल्थ की जिम्मेदारी भी सरकार की है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हेल्थ फैसिलिटी किसी को नहीं मिल पा रही है तो उसके कई प्रकार के ग्रीवेंसेस हैं, तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। फ्री चेकअप, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ प्रोवाइड आपका होगा। अफोर्डेबल सर्जरी, क्योंकि देखो हेल्थ बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, कई लोग तो पूरा मानो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हेल्थ इशू ऐसा है सभी को फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर बहुत हाई होगा तो वो उनको गरीबी की तरफ लेकर चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इस बिल में आप कह सकते हो कि मेडिकल सर्विसेज एज अ पब्लिक सर्विस के रूप में डिक्लेयर किया, जो कि एक अच्छा स्टेप है। उसके अलावा एनुअल एक्सपेंडिचर लगभग इतना सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्लॉज 3 जो बिल है जो बिल का है वो कहता है कि 20 राइट्स अ स्टेट रेजिडेंट विल बी एंटाइटल्ड टू, इंक्लूडिंग राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पे साफ साफ बिल कहा जा रहा है कि अगर सपोज करो कोई भी अगर आप मेडिकल कुछ करते हो तो वहाँ पे एक जानकारी दे के ही आप कंसेंट पेशेंट का लेना है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्या डायग्नोसिस कर रहे हो, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये क्लॉज 3 में मेंशन है। क्लॉज 4 ये भी कहता है कि एडिक्वेंट मेडिकल फैसिलिटी, मतलब सही से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना लोगों को, ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो हेल्थ एक पब्लिक सर्विस के रूप में आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे सर अगर है तो सरकार की जिम्मेदारी को इंस्टीट्यूशंस को सेट करे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो लेकर आए, एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी डेवलप करे कि किस तरीके से ये पूरी जो आपके जैसे मान लो अगर आप ये सब इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको डॉक्टर, नर्सेस, पूरा हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है, तो एक आपको ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी चाहिए।
तो उस पॉलिसी के माध्यम से आप जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इस पर भी फोकस करने की बात किया गया। संवैधानिक लेवल पे अगर बात किया जाए तो जैसे राइट टू लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है, उसमें हम राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है, तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये अपने आप संवैधानिक राइट बन जाता है। राइट टू लाइफ के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है कि राइट टू हेल्थ बेसिकली इस संवैधानिक आर्टिकल के अंदर आता है। पहले भी जैसे आर्टिकल 38 को कोट करके, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, और आर्टिकल 47 जो कि डायरेक्ट करता है सरकार को न्यूट्रिशनल और हेल्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को मीट करने। तो इन दोनों आर्टिकल्स को, आर्टिकल 38 और 47 दोनों को हाईलाइट किया गया है कि कैसे जो हेल्थ है सिटीजन्स का उसको प्रमोट किया जा सके, इस पर फोकस आपका किया गया है। ठीक है। कल जो परसों जो मैंने प्रश्न दिया था तो उसमें ये स्टूडेंट है केशव, उन्होंने आंसर लिखा है। कंटेंट बढ़िया है, बट केशव अगर आप ये सेशन देखो तो आप ये देखो, एक तो जो प्रेजेंटेशन रखो ना, जैसे एक तो यहाँ 1 2 3 की जगह बुलेट का इस्तेमाल करो, ठीक है। और ये ऐसा एरो नहीं बनाना, ये जैसे यहाँ हेडलाइंस आपने दी, हेडिंग दी, और यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखना, यहाँ बुलेट पॉइंट ऐसे लिखो, इतना सारा बॉक्स नहीं बनाना, इसको इधर शिफ्ट करो और ऐसे पूरा अंडरलाइन नीचे से कर दिया, फिर लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करनी है, पूरे आंसर में अंडरलाइन नहीं करनी है। साथ में जैसे मान लो ये इस टाइप से ये अवॉइड करो, ओवर राइटिंग और ये सब, ठीक है। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करो और यहाँ ऐसे बुलेट डालो, फिर यहाँ पे इसको शिफ्ट करो, अंडरलाइन करके नीचे लिखो। ये इस टाइप से एरो नहीं करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। ये ऐसे स्टार नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। आगे की राह अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे हमेशा बुलेट पॉइंट ही इस्तेमाल करो, 1 2 3 4 नहीं करना है। आप भी अपने आंसर सेंड करो हिंदी और इंग्लिश में सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर। देखो इस तरीके से बच्चे आंसर लिख रहे हैं, आपको भी लिखना चाहिए। और इंग्लिश में जैसे आर्या का आंसर मैंने शेयर किया था, और भी कई बच्चे हैं जो रेगुलर शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करो कि आपका आंसर भी यहाँ डिस्कस हो। सो अनअकैडमी में आप लोग जरूर से जुड़ो, अभी 20% ऑफ चल रहा है। तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो तो आज कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो भी है 12:30 बजे। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग उसको जरूर से देखना, ऑलरेडी अपलोडेड है, देख सकते हो। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIVE और ज्वाइन कर लो। जब आप ज्वाइन करते हो, देखो ये मेरा कोर्स चल रहा है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आने वाला है जिसमें IR एनवायरनमेंट और ये सब भी प्रीलिम्स के लिए कवर हो जाएगा। वो अभी डिटेल में आपसे शेयर कर दूंगा। साथ में EPFO का भी आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है, वो भी आप कर सकते हो। तो अभी ये ऑफर का बेनिफिट आपको उठाना है, यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी की वेबसाइट में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो और 6 मंथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे 16 मार्च से ये बैच कोर्स है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। हर चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे अलग से कोर्स कोई करना है, जब आप ज्वाइन करोगे बैच कोर्सेज और सारी लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती हैं एंड आप इवन टीचर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उसमें एक बटन होती है, प्रेस किया, टीचर से लाइव क्लासेस कर सकते हो। आप चाहो तो कुछ स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हो जो फ्री क्लासेस हैं, जल्दी से स्टार्ट होगी, जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम फ्री क्लासेस में करवा दिया। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप लोग को टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाना चाहिए। और इसमें देखो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, उनका पता रहता है कि ये आपका शेड्यूल है। अब उस शेड्यूल में आपको पता है कि इस शेड्यूल में मेरा सब्जेक्ट खत्म ही होना है, और टीचर्स भी उसमें अकाउंटेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हो, अभी अच्छे टीचर से स्टार्टिंग में पढ़वा दिया, फिर बाद में किसको पढ़ा रहा वो पता ही नहीं। जिस टीचर की पिक लगी, जो टीचर हैं वही आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर्स आर ऑल्सो अकाउंटेबल, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ऑफलाइन बैच भी चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जाके दिल्ली सेंटर आप है तो इसका एड्रेस आपका दिया है, पूसा रोड में है, करोल बाग में, 3B 3rd फ्लोर है उसमें। तो जाके कर सकते हो, कोड पूछे SPLIVE कोड डाल के आप जाके कर सकते हो। तो इसमें ऑनलाइन भी क्लासेस हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रश्न दिया था, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करो, क्या आंसर होगा। इसको पॉज कर लो। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो भी आप लोग गो थ्रू होना। 7 बजे अपलोड हो जाता मंडे टू फ्राइडे। मेंस का क्वेश्चन देख लो, रूरल अर्बन कंटिन्यूम इज द वे फॉरवर्ड फॉर मेसी अर्बनाइजेशन। ये 10 मार्क्स का प्रश्न है, अर्बनाइजेशन के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपना आंसर को सेंड करना है। लेट्स सी किसका आंसर बेस्ट होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। इसी बीच में आपका सेशन जो है आ जाता है 9:30 10 बजे के बीच में। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।